नमस्कार। मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व.पु. काळे की कहानी मैरिज इज अ डील का हिंदी में अनुवाद चलिए सुनते हैं। शादी एक सौदा है। रजिस्ट्री से आया लिफाफा साइन करके लेते हुए अनीता ने 3-4 बार भेजने वाले का नाम देखा। डॉक्टर मंजरी फड़के। कौन है? ऐसा सोचते हुए वो अपने बेडरूम में गई। चिट्ठी खोलना क्षण भर भूल गई और मंजरी फड़के कौन उसे याद करने की कोशिश करने लगी। ये हमारी बैच की तो नहीं थी, पिछली थी या अगली? क्या मैं उसे जानती थी? ग्रुप में तो बिल्कुल नहीं थी। धुंधला सा परिचय था क्या? चिट्ठी क्यों आई है? वो भी रजिस्ट्री पत्र। किसकी चिट्ठी है? माँ की आवाज़ से उसका ध्यान बटा। वो बोली, सहेली की। ऐसा जवाब देते हुए वो पत्र खोलकर पढ़ने लगी। प्रिय अनीता, बिना किसी परिचय के मैं ये पत्र लिख रही हूँ। 2 स्त्रियाँ एक दूसरे को प्रिय कहें, इसमें कोई ऐतराज़ तो नहीं ना? हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए मैं किस बैच में थी इसके बारे में सोचो भी मत। मेडिकल में स्टूडेंट्स का मनपसंद शौक होता है। लोग कितने भी सालों बाद मिले तो एक ही प्रश्न पूछते हैं, बैच कौन सा? इस विषय पर 15-20 मिनट बात करते हैं। बाकी सारे मेहमान बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं बीजे मेडिकल कॉलेज में थी। लिफाफे पर लिखे एड्रेस से आपने पहचान लिया होगा। आप मुंबई कॉलेज की, आप जीएस की हो, मुझे पता है। इसलिए शायद एक बैच की हूँ, पर कॉलेज की नहीं। जाने दो, मैं भी बैच कौन सी, इसी में उलझ कर रह गई। अब ज़रूरी बात करती हूँ। आपका रिश्ता पक्का हो गया है, इसकी बधाई हो। पटवर्धन फैमिली को मैं बहुत नज़दीक से जानती हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका जीवन साथी भी बहुत अच्छा है, स्कॉलर है, कॉम्पिटेंट है। सिर्फ पैसे की लालच, यही एक बुराई छोड़ दें तो एक भी बुराई नहीं है। पैसा ही भगवान और हैसियत ही देवता। इतनी बात संभाल ली तो फिर कोई समस्या नहीं। लेन देन के बारे में ज़्यादा आश्वासन मत देना। शादी का कार्ड छपने के लिए दे दिया है, इसका मतलब सारी बातें फाइनल हो चुकी होंगी। कभी कहीं मिले तो खुलकर बात करेंगे। तब तक मेरी तथा फड़के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपके डॉक्टर मंजरी फड़के। चिट्ठी पढ़ते ही अनीता बेचैन हो गई। कहीं कुछ गड़बड़ है। लोग बहुत अच्छे हैं, जीवन साथी अच्छा है। लोग बहुत अच्छे हैं, उनको तो मैं मिल चुकी हूँ। अश्विन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो बिना कहे समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति पेशे से डॉक्टर होना चाहिए। विनम्रता, चाल ढाल, शालीनता, बिना ज्ञान के जोर जोर से बोलना, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ये विरासत उसे माता से मिली है या पिता से, पता ही नहीं चलता। दोनों में ये गुण है और संतुलन है। डॉक्टर सरिता पटवर्धन, डॉक्टर सागर पटवर्धन, डॉक्टर अश्विन पटवर्धन। शतायुषी भव मैटरनिटी होम के दरवाजे पर पीतल के कटावदार अक्षरों का ये बोर्ड लगा था। सागर पटवर्धन यानी पैथोलॉजिस्ट, अपनी अधुनातन लैब और उसका इनफर्टिलिटी रिसर्च सेंटर, और क्या चाहिए। डॉक्टर सरिता सागरमयी हुई, ये अश्विन की माँ। सिर्फ अश्विन की नहीं, पूरे शतायुषी भव मैटरनिटी होम की माँ। प्रसव के लिए आई सभी पेशेंट बेटी की तरह। शतायुषी भव में 20 बेड, एक ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, एंटीनटल पोस्टनटल रूम, इंक्यूबेटर, लेप्रोस्कोप, एक परिपूर्ण हॉस्पिटल। कमी थी सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी की। 12-15 लाख की वास्तु खड़ी करने के बाद लाख सवा लाख की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन की क्या बिसात। पर अपना अस्पताल दिखाते समय अक्का मेरे पिता की तरफ देखते हुए हंसते हंसते बोली, मैंने सागर से कहा अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन
ग्रह लक्ष्मी के कदमों से आनी चाहिए। सरिता पटवर्धन यानी अक्का, मेरे पापा उनकी बात समझकर हंस पड़े। गाड़ी में बैठते ही अनीता बोली, सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी इक्विपमेंट नहीं बाबा, ये बात आप समझ गए ना? बाबा हंसते हंसते बोले, नॉट सो बिग डील। उसके बाद बार बार यही बात दिमाग में घूम रही थी, मैरिज इज अ डील। ये डॉक्टर मंजरी फड़के यही कहना चाहती थी। पैसा ही भगवान है और हैसियत ही देवता, बाकी सब अच्छा है। बाकी सब अच्छा कैसे हो सकता है? जो पैसे को ही सर्वस्व मान ले, उसके बाद बचा ही क्या? ये मंजरी फड़के कौन है? उसकी उम्र क्या होगी? शायद ये हमारे बैच की, पर पूना की। ये इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है, पर कैसे? ये और अश्विन एक दूसरे को जानते हैं? ये उसकी बैच की थी या 1-2 साल जूनियर? मेडिकल में किसी साल वंस मोर मिलता ही है। कहीं ये अश्विन की क्लास में तो नहीं पहुंच गई? अश्विन आगे निकल गया होगा क्या? या इसकी शादी अश्विन से होने वाली थी? अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन देने की इनकी क्षमता नहीं थी क्या? ये डील वो पूरी नहीं कर सकते थे? अनीता इन प्रश्नों के आगे रुक गई। उसने उसी समय खुद ही निर्णय लिया। रात को खाना खाते समय उसने माँ से पूछा, कल सुबह मैं पूना जाऊं क्या? क्या हुआ? ये बीच में ही क्या फितूर चढ़ा जाने का? माँ ने कहा, फितूर नहीं, कुछ आमंत्रण पत्र देने हैं। चाहती हूँ खुद ही देकर आऊं। किस किस को देने हैं? पूना में ही रह रही 2 सहेलियां हैं। सिर्फ सहेलियां या अश्विन से मिलना है? उल्लास आंखें मटकाता हुआ बोला। भाई के इस कमेंट पर हंसते हुए अनीता बोली, अरे नहीं रे, उन सहेलियों के अलावा किसी को पता भी नहीं लगने दूंगी। माँ मैं जाऊं? वापस कब आओगी? एक ही दिन में। पापा मैं जाऊं? बाय ऑल मीन्स। फिर रिजर्वेशन? गाड़ी ले जाओ। गाड़ी नहीं, मैं डेक्कन से चली जाऊंगी। अब डेक्कन का रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? अगर आप चाहें तो मुझे वापसी का रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, है ना? अपने चाचा से फ़ोन पर बात कर लो। उल्लास बोला, किसी दिन चाचा जी विजिलेंस डिपार्टमेंट छोड़ देंगे, नहीं तो क्या? अनीता हमेशा 11वें घंटे पर कहती है। अनीता उसे चिढ़ाते हुए बोली, 11th नहीं 11:30 बोल। उसकी हम उम्र लड़की ने दरवाज़ा खोला। अनीता ने पूछा, आप डॉक्टर मंजरी फड़के? उसने हाँ में सिर हिलाया। तब अनीता ने अपना परिचय दिया। अरे आप? कहते हुए वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, आओ ना, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। पत्र मिल गया? एक्नॉलेज रिसीट बनकर मैं खुद ही आ गई। तब तक मंजरी के माता पिता आकर खड़े हो गए। बाबा, ये अनीता गुड़ बोले, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आई हूँ। आप अंदर तो आइए, कितना समय ये बाद में सोचेंगे। मंजरी अनीता को ड्राइंग रूम में ले आई। ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था। फर्नीचर बड़े घर की गवाही दे रहा था और बाकी घर कितना बड़ा होगा इसका अंदाज़ा लग रहा था। आप अब कहाँ से आई? मुंबई से सीधा आपके पास। बहुत अच्छे, अब यहीं रहो। अनीता थोड़ा हिचकिचाई। आप अश्विन के पास जाना चाहती हैं क्या? इस प्रश्न को सुनते ही वो बोली, नहीं नहीं, फ़ोन करना हो तो। नहीं नहीं, फ़ोन भी नहीं करना। मंजरी ने बहुत अपनेपन से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी ना? नॉट एट ऑल। सच्ची? बिल्कुल सच। वैसे मैं बहुत ही टफ लड़की हूँ। शुक्र है। इस अर्थ से सांस छोड़ते हुए मंजरी बोली, वॉश लोगी? छोटे बैग में से नैपकिन निकालते हुए अनीता बोली, यस श्योरली। अनीता ने वॉश लेते हुए बाथरूम को बहुत ध्यान से देखा। बाथरूम बड़ा था। स्क्रीन प्रिंटिंग की स्पॉन्टेक्स टाइल्स छत तक लगी हुई थी। कोने में छत को छूता हुआ स्टोरेज गीजर लगा हुआ था। गर्म पानी था। हर चीज़ को देखते हुए अनीता को लगा, ये अल्ट्रासोनोग्राफी की मांग पूरी नहीं कर सकते थे क्या? मुंह पर पानी डालते हुए उसने उस विचार को झटक दिया। अश्विन ने इसका हाथ मांगा होगा क्या? डाइनिंग टेबल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बैठिए, मंजरी की माँ ने स्वागत किया। देखिए, मैं मंजरी की तरह ही हूँ, मुझे तू कहकर बुलाइए।
तुम दोनों हम उम्र होकर एक दूसरे को आइए बैठिए बोल रहे हो, तो मैं कैसे तो कह सकती हूँ। अनीता और मंजरी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। खाने के बाद सभी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तुम इतनी जल्दी आ जाओगी मुझे उम्मीद नहीं थी। मंजरी के ऐसा कहते ही उसके पिता बोले, चिट्ठी मत लिखो, मैंने मंजरी से कहा भी था, क्योंकि पटवर्धन परिवार बहुत लालची हैं, ये एक बुराई छोड़ दें तो बाकी सब बहुत अच्छे हैं, कर्तृत्ववान हैं, होशियार हैं। मिसेज पटवर्धन ने तो अपने दम पर मैटरनिटी होम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बाकी जो बातें हुई उसके लिए मैं किसी को भी दोषी नहीं मानता। इट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। जीवन में ऐसी चोटें तो लगती ही रहती हैं। ऑफ कोर्स मंजू के नज़रिए से हम नहीं देख पा रहे, पर वन हैज़ टू एक्सेप्ट द रियलिटी। इन सब बातों को सुनकर अनीता समझ गई, मैंने जो सोचा था वो सही था। उसने सीधे सीधे मंजरी से पूछा, तुम्हारी शादी लेन देन की वजह से टूटी? तुम्हें कैसे पता लगा? अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्या? मैंने तो चिट्ठी गोलमोल लिखी थी। वो भी नहीं लिखनी चाहिए थी, यही तो हम दोनों की राय थी, मंजरी के पिता आवेश में बोले। अश्विन की शादी टूट जाए ये उद्देश्य नहीं था और अब भी नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो और बात थी, पर अब तो इंटरेस्ट ही नहीं, अटैचमेंट तो बिल्कुल ही नहीं। शादी से पहले सब कुछ पता चल गया, अच्छा हुआ, मंजरी ने सीधा बोल दिया। वो औरत बहुत ही कैलकुलेटेड है, एम्बिशियस है, पर उससे भी ज़्यादा सेल्फिश है, मंजरी की माँ पहली बार बोली। उसके पिता बोले, मैं उसे दोष नहीं देता। अनीता सिर्फ देखती रही। वास्तव में क्या हुआ ये समझ चुकी थी, पर क्यों हुआ वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मंजरी के पिता बोले, मंजरी ने आपको पत्र, तुम कहिए, अच्छा ठीक है, तो उस चिट्ठी से तुम्हें पता लगा कि मंजरी की शादी होने वाली थी? वो मेरा अंदाज़ा था। सिर्फ अंदाज़ा देखने के लिए आई हो? पैसे का लालच सिर्फ ये बात छोड़ दें तो बाकी सब ठीक है, उसने लिखा था, और उससे दुखी व्यक्ति ही ये बात लिख सकता है। पर सच क्या है ये देखने आई थी। आपके बोलने से मैं समझ गई, मंजरी बोली। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अश्विन और मैं कॉलेज में मिले थे, इंटर साइंस से। मैं 1 साल जूनियर थी। उसने मुझे देखा, मेरा पीछा किया, मेरा घर ढूंढ लिया, फिर अपने माता पिता को बता दिया। पहले अश्विन की माँ ने मेरी माँ से बात की। जब तक ये डॉक्टर नहीं बन जाती तब तक शादी का विचार नहीं है, माँ ने कहा। अच्छा फिर? मंजरी की माँ ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि शादी आप जैसा चाहें वैसे ही होगी, पर मिलने में क्या एतराज़ है? मुलाकात हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, संबंध जुड़ गए तो सोच लेंगे। इतना सब होने पर मैं मना नहीं कर सकी। हम सब गए। अक्का ने अपने दम पर बनाई हुई भव्य वास्तु दिखाई। तुमने देखी? हम तो अचंभित रह गए। मेरी भी यही हालत थी, अनीता बोली। मैं तो एक बेटी की माँ। फिर रिश्ता चलकर आया, उन्हें मंजू पसंद आ गई। पसंद आएगी ही, ऐसी लड़की के लिए लड़के का जन्म देना मुझे भी अच्छा लगता। अनीता की इस बात पर मंजरी ने उसे चपाट लगाई। उनकी रुकने की तैयारी थी। मंजरी ने गायनाकोलॉजिस्ट बनना था, यह बात पक्की हो गई। बच्ची खून पसीना एक कर इंटर में परसेंटेज मिले, इसकी पूरी कोशिश करने लगी। कितनी रातें जागी उन दिनों। 6 महीने में 15 पाउंड वजन कम हो गया। कहते कहते की आंखें भर आई। मंजरी हंसते हंसते बोली, पटवर्धनों के घर जाती तो सोनाबाद से भी इतना कम ना होता। होना ही नहीं चाहिए। चंपा की कली सी कांति थी। जाने दो ना। फिर क्या हुआ बताओ? बातचीत में मंजरी के पिता बोले, वही कहने वाला था मैं। अभी भारतीय समाचार चल ही रहा है, आगे क्या बोलूं? इसने पूरी जान लगा दी थी। फिर भी 1.5% मार्क्स कम मिले। जिंदगी में पहली बार लगा, काश मैंने निम्न जाति में जन्म लिया होता। ये सच्चा भारतीय समाचार। उड़ा लो आप मेरा मजाक, पर उस समय आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया था? अनीता, उस समय सिर्फ बीपी ही नहीं, स्ट्रेस के कारण शुगर भी बढ़ गई थी, ऑब्वियसली।
अच्छा फिर? अक्का सीधे साधे लहजे में बोली। डेंटिस्ट बन जाओ, उसमें क्या? ये डेंटिस्ट्री की तरफ मुड़ गई। आखिरी साल तक सब चुप रहे। तब तक दोनों घूमते फिरते रहे। उनके सभी रिश्तेदारों को पता था कि लड़की घूम फिर आई है। अक्का के पास तो कितनी बार रही थी। किसी फंक्शन में अक्का ने उसे अपने खूबसूरत भारी भरकम सिल्क की साड़ी पहनने को दी और 15-20 तोले सोने के जेवर पहनाए। तुम अब इस घर की बहू, इस रिश्ते से सभी तुम्हें देखेंगे वहां पर। लंका की पार्वती की तरह नहीं जाना, ऐसा कहते हुए सजाकर उसे भेजा। उन गहनों के साथ रात 12:30 बजे वापस घर पहुंचा दिया। रातों रात मैं उनके घर गई, साड़ी और गहने वापस किए। वो बहुत नाराज हुई। मैंने शांति से समझाया, उसे अभी इस तरह की आदत मत लगाइए। उसके बाद अगली बातचीत के लिए गए तो बाई ने पैंतरा ही बदल लिया। तुम्हारी मंजू को आता ही क्या है? 1.5% मार्क्स ज़्यादा नहीं ला सकी। घर का काम नहीं आता, न जाने कितनी कमियां गिनवाने लगी। मैं तो चुप रही। आगे और कहर ढाया, अश्विन को फ्लैट लेकर दो, हीरे की अंगूठी दो। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर उसे न दिखाते हुए पूछा, आपका तो इतना बड़ा 5 बेडरूम वाला फ्लैट है। वाक्य खत्म होने से पहले ही अक्का बोली, मंजू गायनाकोलॉजिस्ट बन जाती तो बात और थी, पर अब क्या फ़ायदा। माय गुडनेस, पर अश्विन के पिता? वो तो नंदी बैल है, आकड़ी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं उसकी। और अश्विन, उसका तो नाम मत लो। माँ अगर उसे चाय की जगह रोज गोमूत्र पीने को दे ना, तो भी बिना चू किए पीकर दिखा देगा। इतना गुस्सा? शांत हो जा। इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। पटवर्धन पैथोलॉजिस्ट है, खुद की लैब है। वही व्यवसाय आगे चलता रहे, इसलिए उन्होंने अश्विन को पैथोलॉजिस्ट बनाया। अब सरिताबाई को गायनाकोलॉजिस्ट बहू चाहिए थी, तो इसमें उनकी क्या गलती है? पर इस काम के लिए तो वो कोई डॉक्टरी नहीं रख सकती थी क्या? वो तो 10,000 रुपये महीना ठोक बजा कर लेती, और वो तो शतायुषी भाव का 1 रुपया भी बाहर नहीं जाने देना चाहती। एक एक पैसा उसे अपने हाथ में चाहिए। पति जो कमा कर लाता है, रोज रात को सारा पैसा पत्नी के हाथ में रखता है। ये कायदा है। सच? अनीता ने हैरानी से पूछा। मंजरी हंसते हंसते बोली, अश्विन के बाबा रोज एक लिफाफे में हर दिन की कमाई रखते हैं और उस पर एक गुलाब का फूल लगाते हैं, और खाने का पहला कोर मुंह में डालने से पहले अक्का को देते हुए कहते हैं, आज का डिनर मुझे 800 में मिला। लिफाफे में रखे पैसों के अनुसार वो कहते हैं, 500 से 1000 जितने भी। क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या। एक बार तो बंद लिफाफे की तरफ देखते हुए अश्विन ने पूछा, बाबा आज क्लोज पर क्या नंबर था? तो वे बोले, आज क्लोज का वही नंबर था जो ओपन का था। अश्विन भी अपने सारे पैसे अक्का को देता है? अनीता ने पूछा। कल अगर तुम्हें कहीं प्राइवेट इमरजेंसी के लिए बुलाया गया तो वो पैसे भी तुम्हें अक्का को देने होंगे। रोज के खर्चे के लिए उनसे पैसे मांगने होंगे। अनीता बेचैन हो गई। उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए उसके पिता बोले, घर में बहू के आने के बाद शायद अक्का बदल भी सकती है, ये व्यक्ति पर निर्भर है। फिर भी मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। मुझे जवाब नहीं मिल रहा। मैं अभी भी छोटी हूँ। बाबा साहब आप बताएंगे? अनीता ने शब्दों को जोड़ते जोड़ते प्रश्न पूछा। मैंने 8-9 महीने अपने मामा के साथ उनके क्लिनिक में काम किया। मेरे मामा सुबह 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करते हैं, 5 days वीक। पानी की तरह पैसा कमाते हैं। वो खर्च करने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। आराम से खाना खाने का समय नहीं मिलता। कितनी भी मौज मस्ती में लुटा दे तो भी कितना खर्चा होगा। जीवन में कितना पैसा चाहिए? बाबा बोले, वो एक अलग साइकोलॉजी है। विनियोग करने के लिए पैसा नहीं कमाया जाता। पैसा कमाना यही उद्देश्य था। 5 से 10, 15, 20 इस बढ़ते नंबर का नशा, एक आसुरी शक्ति। उसका मालिक बनना है, चाहे जितनी कीमत अदा करनी पड़े, पर पैसा जोड़ना है। उस प्रतियोगिता में उतरना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अनीता ने हैरानी से पूछा, मंजू डेंटिस्ट बन गई इसलिए बात बिगड़ गई ना? वो तो ऊपरी कारण था, असली कारण तो पैसा था। उन्हें सिर्फ वही भाषा समझ में आती है। परिचय बढ़ता गया,
तब धीरे धीरे उन्हें हमारी ताकत समझ में आने लगी। मतलब धीरे धीरे पैसा निकालने का काम दूसरी तरफ से चल रहा था। माँ बोली, इन लोगों को कोई ऐसा मिले जो इनकी आंखें खोल दे, इन्हें समझा सके कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। थोड़ी देर सब शांत बैठे रहे। अनीता के उदास चेहरे की तरफ देखते हुए बाबा बोले, अरे तुम इतना परेशान मत हो। परेशानी नहीं, पर इन सब बातों में मुझे अश्विन के बारे में सोचकर हैरानी हो रही है। खुद में प्यार करने की हिम्मत नहीं थी तो इस रास्ते पर जाने की जरूरत ही क्या थी। गुलाम को प्यार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। फिर सन्नाटा छा गया। वे शादी की जल्दी कर रहे हैं ना? 20 दिन बाद है, अनीता ने यांत्रिकता से उत्तर दिया। बाबा ने पूछा, पटवर्धन की अमेरिका जाने की तारीख फाइनल हो गई क्या? मुझे नहीं पता। तुम्हें बताया नहीं? किस बारे में? सागर पटवर्धन की बाईपास सर्जरी है। अच्छा, अनीता ने हैरानी से कहा। सागर और सरिता अर्थात अक्का 6 महीने अमेरिका रहेंगी। मैटरनिटी होम चलाने के लिए, इसलिए घर के व्यक्ति की ज़रूरत थी। ये सुनते ही सारी बातें साफ साफ समझ आने लगी। अक्का और अश्विन इतने उतावले क्यों हो रहे थे? निमंत्रण पत्र छपवाने की जल्दी, उससे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी इक्विपमेंट के लिए 1,10,000 रुपये, इसके अलावा और भी चीज़ों की मांग। छी, मैरिज इज़ अ डील। वो आई, उसने देखा और उसने जीत लिया। शतायुषी भव मैटरनिटी होम जीत लिया गया। 8 दिनों में सब कुछ। अनीता के ऐसे हालात हो गए, उसका बोलना चालना, पेशेंट से बात करना, आए गए का स्वागत करना, स्वर में मिठास, बोलने में मधुरता, प्रसूति वेदना से बेचैन स्त्रियों को संभालना और अक्का का सम्मान रखना। ऐसी कोई बात नहीं जो बुरी लगी, ऐसा कोई व्यवहार नहीं जो चुभ गया, ऐसी कोई बुरी आदत नहीं जिसकी कोई निंदा करता। 15 दिन में ही स्टाफ ने जान लिया कि अक्का के राज में जो दहशत है, अनीता के राज में वो दिलासा है। अक्का के राज में आतंक है, यहाँ जिंदा दिली है। एक के पास हुकूमत है तो इनके पास सहयोग है। संदेह का साम्राज्य विश्वास की ललकार से सुगंधित हो रहा था। अक्का को सिर्फ मैं, मेरा, मेरे कारण, मैं हूँ इसलिए, इतने ही शब्द पता थे। अनीता के पास हम, हमारा, सबका ऐसी रेशमी भाषा थी। ज़रूरत के लिए काम पर आने वाले अब प्यार से आने लगे। ज़रूरत का संबंध समय घड़ियों की सुइयों से होता है और प्यार का संबंध इंसान के साथ तब समय का बोध ही नहीं रहता। कामत्रयी 8-8 घंटे में बटी हुई थी। सेवा का रिश्ता संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। काम उत्पीड़क के हाथ में है तो तानाशाही होगी ही, और काम का रिश्ता भक्ति से जुड़ा है, प्रबंधन उनके न होने पर भी अनुशासन में चलता रहता है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि अनुशासन और दंड के बिना काम नहीं किया जा सकता, वे गुलाम दिखने लगते हैं, नौकरों से ज़्यादा थक जाते हैं। विश्वास, प्रेम और स्नेह लोगों को एक साथ बांध देता है। मालिक मुक्त हो जाते हैं और हर समय खिले रहते हैं। 15-16 घंटे लगातार काम करने के बाद भी अनीता तरोताज़ा कैसे रह सकती है? कैसे मुस्कुराती रहती है? माथे पर एक भी शिकन नहीं? शांत और संतुष्ट कैसे? इस पहेली को अक्का सुलझा नहीं पा रही थी। जब से आई, स्टाफ भी खिला खिला दिखाई दे रहा है। अब नौकर भी कुछ आज़ाद से लग रहे हैं। सिस्टर भी निर्भयता से काम कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि सभी बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। अक्का बहुत ही हैरान होकर सारी स्थिति का अवलोकन कर रही थी। अनीता अद्भुत थी। दिन भर कितना भी काम हो, पर ये हर समय प्रसन्न नजर आती। रात बेरात डिलीवरी हो, फोरसेप्स हो या सीजर हो, रात को सोने में चाहे जितनी भी देर हो जाए, सुबह 5:30 बजे के बाद ये लड़की अपने बेडरूम में कभी नहीं मिलेगी। रसोई घर शीशे की तरह चमकता हुआ, ब्रेकफास्ट तैयार, बेडरूम तथा डाइनिंग टेबल पर उसकी अपनी तकनीक से फ्लावर पॉट की सजावट, टेबल पर अखबार सलीके से रखे हुए, सेवा के लिए नैपकिन तैयार,
सुबह हंसते हुए सबको गुड मॉर्निंग कहती। इतना सब करने के बाद भी गाउन पहनकर हॉस्पिटल जाने को तैयार। खाना बना लेती है, स्कूटर चला लेती है, उतनी ही कुशलता से कार चलाती है। कोशिश करती है कि हॉर्न न बजाना पड़े। ड्राइविंग करते समय पैदल चलने वाले, स्कूटर वाले, अन्य गाड़ियों के ड्राइवर कभी उन पर क्रोधित नहीं होती। उन पर चिल्लाना तो दूर, खुद भी कुछ बड़बड़ाती नहीं। रात को सोने जाते समय ससुर जी को बोनविटा दूध देना, नहीं, ये सब बहुत मुश्किल है। पर इन सब में महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी अन्य क्लिनिक में इमरजेंसी के लिए गई तो जो पैसा मिला वो अक्का को दे देती। पिछले जन्म में इसके बजाय अश्विन ने वटवृक्ष की पूजा की थी। अकेले अश्विन ने नहीं तो मैंने भी वटवृक्ष की 2-4 प्रदक्षिणा की होंगी। अक्का और डॉक्टर पटवर्धन एयरपोर्ट पर आंखों से ओझल होने तक अनीता इसी तरह काम कर रही थी। मैटरनिटी होम के लिए उसी समय वापस लौटना ज़रूरी था। पूना पहुंचते ही वो सेवा में जुट गई। 6 महीने में उसने अपना अलग मकाम बना लिया। पेशेंट की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो स्त्रियां पहले बच्चे के बाद 2-3 साल बाद फिर से आई, उन्हें अस्पताल में आया बदलाव तीव्रता से महसूस हुआ। वो उन्होंने अलग तरीके से बखान किया। चाहे जितना खर्चा आए, इसके बाद भी लोग 2-4 मीठे बोल चाहते हैं जो पैसा खर्च करके भी नहीं मिलते। अक्का ने बनाए नियमों के अनुसार किसी से भी 1 रुपया कम लेने का अधिकार अनीता के पास नहीं था। ये उसे पता था। वह उसी तरह बिल तैयार करवा रही थी। फिर भी लोगों को क्या विशेष लग रहा था? अपने प्रश्न का उत्तर खुद से नहीं मिला तो उसने एक पेशेंट से पूछा, आपने 1-2 बार बोला कि इस बार बहुत अलग लग रहा है, तो इस समय ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई? स्टाफ वही है, स्पेशल रूम भी वही मिला। हमारी अक्का तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, स्वभाव से भी बहुत अच्छी है। फिर अलग ऐसा क्या था? आप हैं यही अलग बात है। बस यही ना? सिर्फ इतना ही नहीं, अक्का अच्छी हैं फिर भी। बोलो ना। स्पष्ट बताती हूँ, गुस्सा मत करना। उनकी हर हलचल, हर काम, सीधी सादी बातें करने में भी इंजेक्शन देने से मुझे इसका रिटर्न मिलेगा ना, ऐसा भाव दिखाई देता है। मन में हर समय हिसाब किताब चलता दिखता है। एसी का प्रयोग करने से गीजर तक हर बार सूचना देते समय पैसे के अतिरिक्त अन्य कोई हेतु दिखाई ही नहीं देता। इस कारण उनका इस तरह आना अच्छा नहीं लगता। 6 महीने में ही अनीता शतायुषी भव की सर्वे सर्वा बन चुकी थी। दूध से भरा मटका एक छोटे से नमक के टुकड़े से फट जाता है, ये तो सबको पता था। पर शहद की एक बूंद से दूध पंचामृत बन सकता है, ये अनीता ने दिखा दिया था। पूरा अस्पताल अनीतामय हो गया था। ये अक्का की तीखी नज़रों ने घर में पैर रखते ही जान लिया था। अनीता एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आई, ये बात उन्हें खटकी थी। पर जब अश्विन ने कहा कि 2 ऑपरेशन हैं आज, तब उन्हें शांति मिली। यात्रा बहुत थकाने वाली थी, फिर भी जल्द से पूना पहुंचना था। ये सोचा था। जैसे ही वे घर पहुंची, अनीता थिएटर में थी। उनके स्वागत के लिए स्टाफ दरवाजे पर खड़ा होगा, ऐसा उन्हें लगा था। पर उनमें से बहुत सारी सिस्टर ऑपरेशन की भागदौड़ में थी। माथे पर आई शिकन के साथ वो अपने फ्लोर पर पहुंची और हैरान रह गई। दरवाजे के सामने रंगोली बनी हुई थी। फूलों की लड़ियों से दरवाजे को सजाया गया था। ड्राइंग रूम में चारों दीवारों को फूलों की लड़ियों से सजाया था। और इन सब में विशेष बात कि उनके बेड पर फूलों से वेलकम लिखा हुआ था और फूलों का गालीचा बनाया हुआ था। अनीता ने पूरे 2 दिन सख्ती से आराम करने को कहा। तीसरे दिन अक्का ने अस्पताल में आकर राउंड मारा और फिर सबसे महत्वपूर्ण काम, उन्होंने सरवटे सिस्टर को बुलाया। उन्हें अपनी अनुपस्थिति का सारा हिसाब देखना था। पिछले 6 महीने में हुई डिलीवरी, सीजर, एमटीपी, क्यूरेटिंग के लिए और फॉलोअप के लिए आए सभी केसेस का रिकॉर्ड सही तरीके से लिखा गया या नहीं, ये देखा। अपने खाते में कितना पैसा जमा हुआ, इसका अंदाज़ा लगाते हुए उतना हो चुका होगा ऐसा मानकर वे दोपहर को 2 घंटे आराम से सो गई थी। अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने अनीता को
सब समझा दिया था। रात के खाने के बाद बहुत सारी बातें हुई। बाईपास सर्जरी तथा अमेरिका में घूमते समय कुछ नए किस्से उन्होंने बताए। फिर अक्का को कुछ याद आया। मेरी पासबुक मेरी अलमारी में है या तुम्हारे पास है? अनीता ने कहा, यही है। अभी दूं या कल सुबह? पासबुक देखे बिना अक्का को नींद नहीं आने वाली, ये अनीता को पता था। उससे पासबुक लेते ही अक्का अपने कमरे में चली गई और 5 मिनट में वापस लौट आई। कुछ रह गया क्या? बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए अनीता ने पूछा। दोपहर को सरवटी सिस्टर ने मुझे रजिस्टर दिया था। अक्का को बीच में टोकते हुए अनीता बोली, उसमें 80,000 का हिसाब नहीं लग रहा ना? जस्ट ए मिनट। अनीता ने एक और बैंक की पासबुक अक्का के हाथ में रख दी, जो अकेले अनीता के नाम पर थी। अकेली के नाम पर 85,000 रुपये देखकर अनीता हक्की बक्की रह गई। तुम्हारे खाते में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मेरे काम के। इसका मतलब? बैठिए ज़रा, रिलैक्स। आपसे मैं कुछ भी छिपा कर नहीं रखूँगी। ऐसा कभी मन में भी मत लाना। मुझे 2-3 बार बाहर का काम करना पड़ा। डॉक्टर शाह ने पहली बार बुलाया। वो हिसाब का बहुत पक्का है। एक सीजर और एक हिक्टेक्टमी के उसने मुझे 4500 रुपये का चेक दिया। तुम्हें नहीं लेने चाहिए थे। पहली बार थी इसलिए कुछ बोली नहीं। हर महीने 1 से 10 तारीख तक मैं उनका काम करूं, ये उनकी ऑफ़र थी। कितना दोगे? जैसा काम होगा वैसे देख लेंगे, या फिर 10 दिन के 25,000? अक्का से पूछकर बता दूंगी। मैंने यही कहा था पहले। वे बोले, काम आप करेंगे तो मिसेस पटवर्धन का क्या संबंध? यू हैव लुक आफ्टर योर ओन बिजनेस। मुझे ठीक लगा। मैंने वो काम शुरू कर दिया। इस महीने काम का 10वां दिन हो गया। अब अगले महीने में इन 10 दिनों के पैसे दिए, कल भिजवाएंगे। फिर ये 85,000, उसमें से 70,000 आपके हैं। मैं समझी नहीं। अनीता हंसते हुए बोली, सिर्फ मजाक करने के लिए मैंने अपने अस्पताल में 6 महीने जितना काम किया, उस काम के चार्जेस साइड पर रखने का सोचा, सिर्फ अंदाज़ा लग जाए। और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अनीता को बीच में ही टोकते हुए अक्का उतावली में उसे अपमानित करते हुए बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। टैक्स वगैरह देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपना ये अकाउंट बंद करवा दो। जो कुछ है सबका है। अश्विन और तुम्हारे ससुर का भी अपना अकाउंट नहीं है, ये तुम भी जानती हो ना? कुछ हुआ ही नहीं ऐसा जताते हुए अनीता बोली, 1 मिनट। अनीता ने अलमारी से अपना पासबुक चेकबुक निकाला और अक्का के नाम पर पूरी रकम का चेक लिखकर चेक के पीछे काइंडली क्लोज माय अकाउंट ऐसा लिखकर साइन किया और चेक अक्का के हाथ में रख दिया। संतुष्ट होकर अक्का चली गई। बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर अनीता ने अश्विन के हाथ से पत्रिका लेते हुए शांति से पूछा, अक्का ने जो किया वो तुम्हें अच्छा लगा? उसने अपने पास रखने के लिए पैसे मांगे, यही ना? हाँ। तो उसमें अलग क्या किया? सबके पैसे यहीं इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे पर अक्का के नाम पर होते हैं तो क्या बिगड़ गया? हमें खर्च करने को तो मिलते हैं ना। मांगने पर मांग लो। किस लिए चाहिए ये तो नहीं पूछती ना। मुझे इस तरह से हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। खुद कमा रहे हो तो। मैं भी कमाता हूँ। तुम्हारी बात अलग है। बचपन से तुम इसी माहौल में बड़े हुए हो। मेरा माहौल अलग था। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं आश्रित नहीं हूँ। कुछ भी मत बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं। कल आप अक्का से बोल देना कि अनीता बाहर से जो पैसा कमाएगी वो उसके नाम पर रहेगा। अगर उनको ज़रूरत हो तो वो मुझसे मांग ले। वे 1 महीने में कितना कमाती है वो मैं पिछले 6 महीने में देख रही हूँ। और फिर वो तुमसे मांगेगी। दैट्स द पॉइंट। उन्हें मेरे 60-70 हज़ार की ज़रूरत नहीं है। अश्विन जोर से बोला, तुम तेरा मेरा क्यों करती रहती हो? तुम्हारी माताजी ने शांति से नहीं कहा था, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस? इसलिए मैं इस घर की हूँ ऐसा कहते हो, तब माँ को उस समय क्यों नहीं बोला? किताब में सिर छुपाकर बैठे रहे थे। अश्विन चुप था। अनीता अपने आप से बोली, कहते हैं घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी? तुम गुस्सा मत हो। कैपेसिटी जिनमें होती है ना, वो गुस्सा नहीं करते। अश्विन हाथ की किताब को जोर से पटकते हुए बोला, तुम अकेली कैपेबल हो क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है। एमडी होने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसे लोग मेरे लिए नए नहीं हैं। मुझ पर कमेंट मत करो।
चिल्लाते क्यों हो? मैंने आपका नाम नहीं लिया। इट अप्लाइज टू मी। तो फिर सोचो, जैसा माँ का अभिमान है तो मेरा भी रहने दो। मुझे मेरे मुंह पर लक्ष्मी मत कहो। जैसे माँ का स्वाभिमान है ऐसा मेरा भी रहने दो। मुझे मेरे मुंह पर लक्ष्मी मत कहो। झाड़ू को भी लक्ष्मी मानने की प्रथा है। तुम्हें संप्रभुता चाहिए, बेवजह बड़ी बातें मत करो। मैटरनिटी होम चलाने वाली एमडी गायनक बहू चाहिए थी ना? कम से कम उतना तो सम्मान दो। कल अक्का को मेरा संदेश दे देना। अनीता से आंखें चुराता हुआ अश्विन बोला, तुम खुद ही बोल देना। मेरी शादी आपसे हुई है। आपके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। जिस चीज की अक्का को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मैंने उन्हें दे दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई आइडेंटिटी। अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर इंतजार के बाद अनीता बोली, ठीक है, मैं मेरे तरीके से समस्या का हल निकालूंगी। अश्विन की तरफ बिना देखे उसने लाइट बंद कर दी। अनीता ने मेरी तरफ नहीं देखा। ये बात अश्विन को अच्छी लगी क्योंकि वो उससे नज़रें मिलाना नहीं चाहता था। उसके बाद 3-4 महीने शांति में बीत गए। सागर पटवर्धन ने बाईपास सर्जरी के बाद काम कम कर दिया था। लैब की 70-80% जवाबदारी अब अश्विन पर आ गई थी। अनीता को अब अन्य क्लिनिक से भी बुलावा आने लगा। डॉक्टर शाह ने तो पार्टनरशिप की ऑफ़र दी थी। अपनी एक कार भी अनीता को इस्तेमाल के लिए दे दी थी। अब अनीता को गाड़ी के कारण रोक नहीं पाऊंगी, ये बात अक्का समझ गई थी। अब अनीता शतायुषी भव नर्सिंग होम में कम ही आती थी। अक्का को इसकी जलन कम थी, पर उसकी लोकप्रियता हजम करना कठिन हो रहा था, जिसे वो कह नहीं पा रही थे। तुलना करने के लिए हरदम दूसरी चीज़ होनी चाहिए, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी। दूसरी के आने से ही पहली या दूसरी, योग्य, अयोग्य, लायक, नालायक, गुणी, अवगुणी, दाया, बाया तय नहीं कर सकते। अनीता आई और अक्का का अस्तित्व हिलने लगा। अनीता सबकी चहेती है। वो जवान है इसलिए कि एक दमड़ी भी इस्तेमाल न करके वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है इसलिए। मेरी सीनियरिटी, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी मैच्योरिटी, इन सब की कोई कीमत नहीं। अनीता अन्य जगहों पर काम करने जाती है, यही अच्छा है। घर का भी पूरा ध्यान रखती है। आज भी ब्रेकफास्ट 7 बजे तैयार मिलता है। बोर्नविटा का ग्लास रोज रात को समय पर मिल जाता है। मुझे पूरा सम्मान देती है। फिर जलन हो तो क्यों, कहाँ, क्यों कुछ चुभता है, पर कुछ मिल नहीं रहा। आई वॉश से भी समाधान नहीं हुआ। आँख से वो निकल जाए पर उससे लगी चोट हर समय सालती रहे, ऐसा क्या है? अनीता ने पिछले 3 महीने से एक पैसा भी नहीं दिया इसलिए। और उससे भी ज़्यादा हिला देने वाली बात, जो पेशेंट एक बार अनीता से मिले वे दोबारा मेरे पास नहीं आए। डिलीवरी के 11 केस रजिस्टर थे। सिर्फ अनीता के कारण शाह के क्लिनिक पर चले गए। पेशेंट पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अनीता उन्हें कहीं भी जाने दे, पर पैसा घर में आना चाहिए। कमाई की किस्तें रुकने लगी तो अनीता की समझदारी की ज़्यादा समय तक तारीफ नहीं कर सकते। बहुत ही कुशलता से मूल हेतु प्रकट किए बिना फैसला करना होगा। सागर को इससे दूर रखना होगा। वहाँ पर भी बाईपास सर्जरी करनी चाहिए। अश्विन की कोई बात नहीं। शादी तक लड़के माँ बाप के होते हैं। सुहागरात होते ही माँ बाप को छोड़ दिया जाता है। देखते ही देखते माँ के हाथ से छूटकर पत्नी के आलिंगन में खो जाते हैं। अश्विन अकेला अपवाद था। ये अभी भी अक्का से डरता है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा? मैं 15 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। आई नीड रेस्ट, पेशेंट्स और अपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर शाह को मैंने बता दिया है। अक्का से पूछ लो। यहाँ के केसेस से मेरा कोई संबंध नहीं। शादी के बाद से ही 15 महीने मैंने रात दिन काम किया है। मुझे पता है तुझे सच में आराम की ज़रूरत है। आई अग्री। आप चलोगे? कहाँ? मैं मायके नहीं जाती। हम माथेरान, महाबलेश्वर कहीं भी चलते हैं। और महाबलेश्वर गए तो अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। ड्राइविंग नहीं करनी, टैक्सी से चलेंगे। चलोगे? लैब का काम बाबा देखेंगे, जितना हो सके उतना ही करें।
कह देना, काम बहुत है, हम करें उतना काम है ही, इसीलिए उम्र भर वही करते रहेंगे क्या? पैसे के पीछे भागते रहेंगे क्या? उस पैसे का इस्तेमाल कब करोगे? और कितना पैसा चाहिए? कितना भी खर्च करें तब भी दिन में घंटे कितने हैं? और ऐसे कितना खर्चा हो जाएगा? सट्टा, रेस, जुआ इसमें तो नहीं उड़ा रहे? और अगर उड़ाने भी हैं तो मेरे पास हैं। अक्का, उनका क्या संबंध? वे अमेरिका घूम कर नहीं आई क्या? यहाँ सारा काम मैंने संभाला था, इसलिए वो जा सकी ना। उसका कौन इनकार करता है? फिर हड़बड़ाते हुए अश्विन बोला, अब तक इस तरह भी कुछ सोच विचार करना होता है, इसके बारे में मैंने कल्पना नहीं की थी। मुझे आदत लगी ही नहीं। अनीता को अश्विन पर बहुत दया आई और किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी तरफ खींचकर आलिंगन में ले लिया। मेरा पति सच में एक बच्चे की तरह है। उसके पंख हैं, पर किसी ने उसकी आसमान से मुलाकात करवाई ही नहीं। किसी सुंदर लड़की को उसका प्रतिबिंब भी नजर न आए, इस तरह से उसकी परवरिश की गई। आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम। 2 दिन बाद रात को खाने के बाद अनीता ने अक्का को अपने बेडरूम में बुला लिया। आते ही अक्का बोली, मैं 5 मिनट में आने ही वाली थी। अनीता बुलाए तब मैं जाऊं, यह बात वो दिखाना नहीं चाहती थी। इस गुरुवार तुम शाह के पास मत जाना, यहाँ काम है, प्लांट सीजर है। मैं और अश्विन इस रविवार को महाबलेश्वर जाने वाले हैं। अक्का बेचैन हो गई, पर चेहरे पर शिकन न लाते हुए बोली, बुधवार तक आ जाओगे? 2-3 दिन बहुत हैं। वहीं से हम मुंबई जाने वाले हैं। अब यहाँ बहुत ऊब गई हूँ। कैसे जाओगे? हमारी गाड़ी तो गैरेज भेजने वाली हूँ, और मुझे तो तुम्हारी गाड़ी की ज़रूरत होगी। अक्का ने रुकावट डालनी शुरू की। हम सारा सफ़र टैक्सी से करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। क्या सोचते हो तुम अश्विन? कुछ बोलोगे नहीं? ऐसा ये चाहती है, मतलब ऐसा सोच रहे हैं। मेरे पास पैसे हैं। अनीता, वो पैसे तुम्हारे पास कैसे आए मुझे पता है। धीमे स्वर में अनीता बोली, काम किया इसलिए, घर में जमा नहीं कराए इसलिए रह गए। अक्का का कई दिनों से दबा गुस्सा अब ऊंची आवाज में जाने लगा। अनीता चुप थी। चीख चिल्लाकर लाउडस्पीकर लगाकर जो काम किया ही नहीं, उसका ढिंढोरा पीटने के लिए ये किसी पक्ष या चुनाव की प्रचार सभा नहीं थी। काम करने वाले अपनी एनर्जी काम के लिए बचा कर रखते हैं। आराम से अनीता ने पूछा, हमारे जाने के बाद आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो उतने दे जाती हूँ। तुम्हारी कमाई पर निर्भर रहूं ऐसा वक्त मुझ पर नहीं आने वाला। अक्का, पता है मुझे, आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? यहाँ आने वाले पेशेंट अब तुम शाह के पास ले जा रही हो क्या, मुझे नहीं पता। अक्का, डॉक्टर शाह के पास इतना ज़्यादा काम है कि उसे पूरा करना कठिन हो रहा है, और मैं एक भी केस वहाँ लेकर नहीं गई हूँ। इतनी स्वार्थी नहीं हूँ मैं। अपने आप कोई आ जाए तो मैं उसे वापस नहीं भेजती। मुझे सब पता है, पहले ही पता चल जाना चाहिए था, पर आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं। क्या कर सकते हैं? मैं सारा काम बिना तुम्हारी योग्यता के तुम पर सौंप कर नहीं गई थी, तो फिर बहस किस बात की? अक्का चुप हो गई। जिस बात की छटपटाहट थी वो खुलकर नहीं बता सकती थी। वो उठकर जाने लगी। आराम से पर जरा रौबदार आवाज में अनीता बोली, अक्का जाइए मत, हमारे बीच एक बार इन सब पर चर्चा होनी ज़रूरी है, बैठिए। अक्का बेमन से बैठ गई। जीवन में पहली बार वे डगमगा रही थी, डामाडोल हो रही थी। अनीता ने उसी आवाज में पर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आपकी ये सारी तिकड़मबाजी पैसों के लिए है ना? अश्विन और बाबा की तरह मैंने भी रोज रात को एक लिफाफा आपको दिया होता तो मैं सच में इस घर की लक्ष्मी बन गई होती। सच है ना? अक्का का खून खौल रहा था। सीधी हार की जगह उसे कबूल करना उससे भी बड़ी हार थी। पहली हार में तो कभी कुशलता की कमी हो सकती है, तो कभी योग्यता होते हुए भी उसमें से न निकल पाए। दूसरी में जैसे भी हालात हो, उस पर जीत हासिल करने के लिए ध्येय बड़ा होना चाहिए। मुझे किस बात की कमी है रे? यही तो सोच रही हूँ। जितना पैसा मिल रहा है वो कम है, ये आप जानती हैं कि इट इज़ नन ऑफ बिजनेस। मैं सिर्फ यही मानती हूँ, बेतहाशा पैसा कमाना, इससे साधारण ध्येय कोई हो ही नहीं सकता। लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब अनीता से मुकाबला करना अक्का को मुश्किल लगा तो अश्विन पर बरस उठी। तेरी पत्नी मेरा अपमान कर रही है और तुम चुपचाप बैठे हो, देख क्या रहे हो?
उनको बीच में क्यों ला रही हैं? मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहती। आप जो कहोगे वही करने की इनकी आदत हो गई है, जो आपने लगाई है। कैलिबर हो पर आवाज़ ना हो, पैसा कमाएं और आपको दे दें। मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। तुम डॉक्टर नहीं भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसलिए डॉक्टर मंजरी से आपका काम नहीं चला? अनीता के इस प्रश्न से दोनों उछल पड़े। उनकी प्रतिक्रिया और उतरे हुए चेहरे देखकर अनीता बोली, आज तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, पर मुझे सब पता है। फड़के फैमिली से पता लगा कि मैं किस परिवार में जा रही हूँ। ये पता होने के बावजूद भी मैंने शादी की। कार्ड छप चुके थे और सबसे बड़ी बात, सोनोग्राफी के 1.25 लाख भी ऑलरेडी आपके पास आ चुके थे। सखा सप्तपदी भव सुनते ही मैं मन में बोल रही थी, मैरिज इज अ डील। आंखों के सामने मंजू का प्यारा सुंदर चेहरा दिख रहा था। मैं मन ही मन उसे कह रही थी, गुणी लोगों का गला दबाने के लिए हाथ में सत्ता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद हम देख रहे हैं ना। डरो मत, तुम तो छूट गई, पर मैं अटकी नहीं हूँ। ऐसे लोगों को कोई तो सीधा करेगा। ये लोग अपने आप जाग जाएंगे ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो काम मैं करूँगी, और इसे करने के लिए मेरा आपके यहाँ आना ज़रूरी था। हालात का हंसते हुए मुकाबला करना था। आई विल फेस द म्यूजिक। अक्का और अश्विन एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। अनीता जल्दी से बात को संभालते हुए अक्का से बोली, डरिए मत, मैंने आज तक कुछ भी गलत किया क्या? मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। यह विशाल भवन निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए दिन रात एक करना पड़ता है। आपने खून पसीना एक किया और इस उम्र में भी आप पूरे जोश के साथ काम कर रही हैं। पर अक्का, फिर भी ज़रा सोचिए, यहाँ पेशेंट को कम सुविधाएं मिलती हैं क्या? इसके बावजूद ये लोग मेरे पीछे क्यों आए? इसे मान लेना मुश्किल था। आंखों के आंसुओं को स्वाभिमान से रोकते हुए अक्का कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह 7 बजे रोज की तरह ब्रेकफास्ट तैयार था। अखबार सलीके से रखे हुए थे, फ्रेश नैपकिन सजे हुए थे, फ्लावर पॉट के फूल सूरज की किरणों में ताजगी बिखेर रहे थे। अनीता तेजी से काम कर रही थी। ब्रेकफास्ट कर अपना गाउन, पर्स, गाड़ी की चाबी और अश्विन से विदा लेने बेडरूम में गई। पीछे पीछे अक्का आई। अनीता के हाथ चाबियों का गुच्छा देते हुए बोली, तुम माथेरान, महाबलेश्वर, जहां मर्जी जाओ, पर आज से शतायुषी भव की तुम इंचार्ज हो। मैं अब निवृत्त हो रही हूँ। तुम धीरे धीरे बाहर के काम बंद कर दो। अश्विन चौंक कर बोला, आप इस तरह सब कुछ सौंपने की बात क्यों कर रही हैं? अक्का बिना कुछ बोले चली गई। अनीता की तरफ देखते हुए अश्विन बोला, तुम्हारी बातों से अक्का को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। वो रातों रात बदल गई। अनीता आराम से बोली, अक्का बदल नहीं सकती और उन्हें बदलना भी नहीं चाहिए। लोग ऐसे नहीं बदलते। ऐसे ही तुम्हें चाबियों का गुच्छा मिल गया क्या? कितने भोले हो तुम। इतना आसान नहीं होता गृहस्थी संभालना। वो बहुत अलग होता है। ज्यादातर परिवार बाधाएं उत्पन्न करके चलते हैं और यही बदकिस्मती है। मतलब तुम्हारी अक्का रात भर सोचती रही, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को यह दड़बा संभालता है और अंडे दूसरे क्लिनिक में, उससे तो सर्वाधिकार देना अच्छा है। अनीता की बातें सुन अश्विन चकरा गया। वो कुछ कहना चाहता था पर उसे आदत नहीं थी। पर्स, गाड़ी की चाबियां, गाउन, शतायुषी भव की चाबियां लेकर अनीता बेडरूम से निकल गई। वो शांत थी। मैरिज इज़ अ डील, दिल विल मिल गए तो कोइंसिडेंट।